हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पुष्प यानी फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि बॉटनी के पिछले लेक्चर में आपको मैं स्टेम पढ़ा चुका हूँ, रूट पढ़ा चुका हूँ और लिप्स पढ़ा चुका हूँ, तो अगला हम अब देखेंगे फ्लावर यानी पुष्प के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो होता है मुख्यतः 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो बाहरी भाग होता है उसे बाह्य दलपुंज या कैलेक्स कहते हैं। दूसरा जो अंदर की ओर पत्तियां होती हैं, आंतरिक भाग होता है, उसे दलपुंज कहते हैं। और जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट जो होता है, पौरुष भाग होता है, उसे हम एंड्रोशियम या पुमंग कहते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है इसे जायंग या गायनोशियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक पार्ट अपन अलग अलग। जैसे आपको इस इमेज में समझाने की कोशिश करूं मैं, तो देखिए ये जो भाग है ये कैलेक्स है, बाह्य दलपुंज कैलेक्स कहते हैं इसे। देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखता है बाहर की ओर, जब पुष्प जो कलिका अवस्था में ढका रहता है तो वो इसी के द्वारा रहता है। ये हरे कलर की रहती है और पूरे पुष्प को जो है कवर करके रखती है। जैसे ही पुष्प खिल जाता है ना, उसके बाद ये पार्ट जो है ये मुड़ के इधर नीचे की ओर लटक जाता है और कई फ्लावरों में तो ये नीचे गिर भी जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। आगे देखते हैं हम कोरोला के बारे में। पहले मैं आपको एक ही डायग्राम से पूरा समझा देता हूं, फिर अलग अलग भी आगे बताऊंगा। ये जो आपको पिंक कलर की जो पत्तियां दिख रही हैं, ये देखिए जो पिंक कलर की पत्तियां दिख रही हैं, जो पुष्प का आंतरिक भाग होता है, इसे हम कहते हैं कोरोला। ये जो हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है ना, जो भी, वो हमेशा कोरोला ही होता है। क्योंकि जो अगर हम कैलेक्स की बात करें, हम बाह्य दलपुंज की बात करें इसकी, तो ये हमेशा जो है ग्रीन कलर का ही होगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पुष्प जब कली अवस्था में होता है, जब पुष्प ढंग से खिला नहीं होता है, तो उसको भी तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ चाहिए होगा। तो वो कहां से प्रकाश संश्लेषण करेगा, कहां से अपना भोजन बनाएगा? तो उसका प्रकाश संश्लेषण का काम ये करता है आपका बाह्य दलपुंज या कैलेक्स। और जब पुष्प बढ़िया खिल जाता है तो ये मुरझा जाता है, ये नीचे की ओर लटक जाता है, और उसके बाद ये जो पत्तियां हैं, रंग बिरंगी पत्तियां, इन्हें हम कोरोला नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पुष्प के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो पौधा होता है उसमें 2 प्रकार के भाग होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव यानी कायिक, और दूसरा होते हैं रिप्रोडक्टिव यानी जननिक भाग। तो अगर पौधे के पुष्प को छोड़ के बाकी सब भागों की बात करें तो वो सब आ जाते हैं अपने कायिक भाग में, और पुष्प जो है पुष्प जननिक भाग में आता है। इसलिए ये जो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का काम करता है। मतलब पौधों में जो फल लगते हैं, बीज बनते हैं, उनका जो मेन काम होता है वो पुष्प ही करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है पुष्प। और बाकी पुष्प के अलावा जितने भी पार्ट होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक पार्ट में आते हैं। अब पुष्प जो है एक डंडी के माध्यम से, देखिए एक डंठल के माध्यम से जो है वो तने से जुड़ा रहता है। ये देखिए डंठल है, इसके माध्यम से तने से जुड़ा रहता है। इस डंठल को जो है पेडिसेल कहते हैं। और इसमें क्या रहता है, ये जो इसका देखिए पेडिसेल जो है एक डंडे के जैसा भाग है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो फैल जाता है, तो ये जो फैला हुआ भाग है ना, ये जिसपे ऊपर पुष्प टिका रहता है, इसको थैलेमस कहते हैं। पुष्प के हम जितने भी प्रकार के पार्ट्स की बात करें, चाहे हम कैलेक्स की बात करें, कोरोला की बात करें, ये जो है एक चक्रीय क्रम में, मतलब साइक्लिक फॉर्म में जो है अरेंज होते हैं। देखिए साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं ये। और पुष्पों का जो अध्ययन होता है उसके लिए एक अलग सी शाखा होती है जिसको एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या होते हैं, पुष्पों के बारे में पूरी स्टडी की जाती है। आगे हम दलपुंज और पुष्प के जितने भी पार्ट हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इसके बारे में एक बात जान लें कि देखिए जो बाहरी पार्ट होता है, बाहरी पार्ट मतलब आपका बाह्य दलपुंज ये हो गया, और दलपुंज ये हो गया, कोरोला और कैलेक्स। ये सब जो होते हैं पुष्प के सहायक अंग होते हैं। मतलब ये नहीं होंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो मेन अंग होते हैं ना, मेन अंग इसको बोलते हैं आपका, जो ये नर पार्ट होता है और मादा पार्ट होता है, ये इनके मेन अंग होते हैं पुष्प के। बाकी इनके अलावा जो कैलेक्स और कोरोला होते हैं, ये बाहरी सहायता प्रदान करने के लिए, भौरों को आकर्षित करने के लिए और किसी चीज के लिए जो ये सहायक अंग होते हैं। लेकिन जो आवश्यक अंग, नेसेसरी पार्ट अगर कहा जाए तो वो इसको बोलेंगे अपन, ये जो एंड्रोशियम और गायनोशियम, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, ये पुष्प का एकदम आवश्यक भाग होता है। और ये जो पुमंग होता है, पुमंग मतलब एंड्रोशियम, आगे बताऊंगा, ये पुष्प का जो है नर जननिक भाग होता है। और गायनोशियम की बात करें, ये जो दिख रही है आपको ये डंडी, ये जो है इसका फीमेल पार्ट होता है, फीमेल जननिक भाग होता है। अब सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं बाहरी पार्ट्स के बारे में, बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स के बारे में। तो ये क्या है, पुष्प का सबसे बाहर का चक्र होता है। ये देखिए आपको इसके गुलाब के फूल में आपको दिखाऊंगा, ये जो बाहरी चक्र है ना, इसको हम कैलेक्स कहते हैं। जब फूला नहीं रहता है तो ये क्या है, कली की अवस्था में फूल को ढक के रखता है, मतलब कोरोला को, अंदर वाले पार्ट को, इसको ढक के रखता है। लेकिन जब पुष्प बढ़िया तरह से खिल जाता है तो ये एकदम देखिए अलग हो जाता है, नीचे की ओर लटक जाता है। और ये जो देखिए ये जो कैलेक्स है, इसके टोटल ग्रुप को हम कैलेक्स बोलेंगे, बाह्य दलपुंज इसके ग्रुप को हम। लेकिन अगर एक की बात करें, मान लीजिए इस एक को, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मान लीजिए इसमें आपको आंखों से 3 आपको सेपल्स दिखाई दे रही है, इसके एक भाग को, मतलब एक पत्ती को, इसको हम सेपल बोलते हैं। और पूरे सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलेक्स या बाह्य दलपुंज। ये जो कैलेक्स होता है, ये कली अवस्था में क्या है, पुष्प को सहारा प्रदान करता है, पुष्प को प्रोटेक्शन देता है कि किसी प्रकार का कोई भी इसको कीट या कोई चीज इसको जो हानि ना पहुंचाए, इसलिए पुष्प को कवर करके रखता है।
और जैसे ही फूल खिल जाता है, कोरोला बड़े हो जाते हैं, तो ये जो है फैल के किनारे हो जाता है। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें कैलेक्स के हिसाब से, कैलेक्स मतलब सबसे बाहर वाला हिस्सा। अब कैलेक्स के हिसाब से हम पुष्पों की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गैमोसेपल्स और दूसरा होता है पॉलीसेपल्स। गैमोसेपल्स का मतलब होता है कि ये जो बाहरी आपका दिख रहा है बाह्य दलपुंज मतलब कैलेक्स, तो इसमें कैलेक्स जो है ये कटा कटा नहीं होगा, जैसे ये हो गया, ये इसमें बस संयुक्त रूप से होता है। मान लीजिए जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये कैलेक्स हो गया, इसके ऊपर कोरोला लगेगा, ये कैलेक्स कहीं से फटा नहीं होगा। देखिए कैलेक्स जो है संयुक्त रहेगा, ये देखिए कैलेक्स कहीं से कटा फुटा नहीं रहेगा। ये देखिए इस पुष्प में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये कैलेक्स, ये क्या है संयुक्त रहता है, कहीं से कटा फटा नहीं रहता है। और पॉलीसेपल्स की बात करें तो पॉली मतलब बहुत से, और सेपल की बात करें, सेपल मतलब ये जो टुकड़ा जिससे मिलके बना होता है, तो पॉली मतलब बहुत से। जैसे गुलाब का फूल आपने देखा होगा, ये देखिए एक है, दो है, तीन और बाकी पीछे की साइड है, तो बहुत सारे सेपल्स से जो मिलकर फूल बना होता है उसे पॉलीसेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स के हिसाब से हमने देख लिया, मतलब बाह्य दलपुंज जो है पुष्प के सबसे जो बाहरी भाग है इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। और बाह्य दलपुंज के हिसाब से पुष्पों को दो भाग में डिवाइड किया गया है, गैमोसेपल्स और पॉलीसेपल्स। गैमोसेपल्स मतलब जिसमें ये जुड़ा हुआ रहता है, फटा कटा नहीं रहता है, सेपल्स। और जो कई सारे सेपल्स से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं पॉलीसेपल्स। तो चलिए आगे देखते हैं। पुष्प का जो अंदर का भाग है इसको हम कोरोला बोलते हैं। जैसे बाहर का आपने देख लिया था कि सेपल्स होता है, कैलेक्स होता है, कैलेक्स की एक पत्ती को हम सेपल्स कहते हैं। उसी प्रकार जो आंतरिक भाग होता है कोरोला या दलपुंज, ये क्या होता है, पुष्प का दूसरा चक्र होता है। पहला बाहरी चक्र वो था और दूसरा चक्र ये है। यह कई प्रकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है, जिसके इसके एक फॉर्म की हम बात करें, जैसे ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच, मान लीजिए 5 पेटल से मिलकर बना है। इसके हर एक भाग को हम पेटल कहते हैं। टोटल अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोलेंगे कोरोला। तो जैसे उसमें हम सेपल बोलते थे, इसमें हम इसको पेटल बोलते हैं। और कई पेटल से मिलकर ये जो बना होता है, प्रायः क्या फूल होते हैं जो है 2 से 6 पेटल से मिलकर बनते हैं। और ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। मैक्सिमम फ्लावर्स में रंगीन क्यों होते हैं, इसका कारण है, रंगीन होते हैं क्योंकि ये भौरों को आकर्षित करते हैं पॉलिनेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुष्प जो है पौधे का जननिक भाग है, मतलब ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन का काम करेगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो है ये भौरों को आकर्षित करेगा, क्योंकि परागण के लिए भौरे और कीट पतंगों की आवश्यकता होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा परागण के बारे में डिटेल से, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम को आकर्षित करने के लिए ये जो है रंग रंगीले होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, हरे, पीले, लाल, गुलाबी, आपने देखा होगा। गुलाब भी जैसे आपने देखा होगा बहुत प्रकार के होते हैं। और जैसे हमने कैलेक्स में बात करी थी कि बहुत से सेपल्स मिलके कैलेक्स का निर्माण करते हैं, उसको गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस इस टाइप से बोलते हैं। तो पेटल्स के हिसाब से जो है वो फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है पॉलीपेटलस और दूसरा होता है गैमोपेटलस। गैमोपेटलस में आप देखिए कि जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, ये कहीं से कटा फटा नहीं है, ये एकदम क्या है, संयुक्त है, कंपाउंड है, मतलब एक ही पेटल से मिलके बना है, ये कहीं से कटा फटा नहीं है। और इसकी बात करें पॉलीपेटलस की, तो देखिए ये कई प्रकार से मिलके बना है, कई पत्तियों से मिलके बना है, एक हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5 पत्तियों से मिलकर बना है, तो इसे बोल देंगे पॉलीपेटलस। मतलब पॉली मतलब बहुत से, पेटल्स मतलब बहुत से पेटल से मिलकर बना है। और ये आपको मैंने जैसे बताया पॉलिनेशन के लिए जरूरत होती है, भौरे आए और कुछ आए, तो इसलिए ये फूल जो है रंग रंगीले होते हैं भौरों को आकर्षित करने के लिए। आपने देखा होगा प्राय जो फूल होते हैं जो रात की दशा में खिलते हैं, जैसे रात रानी हो गया आपने, वो फूल कलरफुल नहीं होते, वो मैक्सिमम व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन उनमें सुगंध पाई जाती है। दिन में जो फूल खिलते हैं उसमें इतनी मात्रा में सुगंध नहीं होती। जैसे आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, गुलाब के फूल की सुगंध का एहसास आपको तभी होगा जब उसे पास लाके आप सूंघेंगे, या फिर आपके आसपास बहुत सारे गुलाब रखे हों तब आपको खुशबू आएगी, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आएगी। लेकिन आपने रात रानी का फूल देखा होगा, जैसे ही फूल खिलता है रात को तो बहुत तीव्र मात्रा में खुशबू निकलती है, दूर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई पुष्प का पेड़ है। वो इसलिए होता है कि रात में जो है कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए वो सुगंध के माध्यम से आकर्षित करते हैं। कीट पतंगों को सुगंध आती है और सुगंध से अट्रैक्ट होकर वो जाते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। प्रकृति ने देखिए हर किसी चीज को अलग अलग बनाया है। जो दिन में फूल खिलते हैं वो रंग रंगीले होते हैं, इस कारण उनमें भौरे और अन्य कीट जो है कीट पतंगे आकर्षित हो जाते हैं। और रात में जो फूल खिलते हैं उनमें ऐसी सुगंध दी है, उनमें ऐसा केमिकल दिया है कि जिसके वजह से उनमें कीट पतंगे आकर्षित होते हैं और पॉलिनेशन का काम करते हैं। पॉलिनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। चलिए अगला पार्ट हम देखते हैं। जो नर पार्ट होता है उसे पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं, और ये पुष्प का तीसरा चक्र है। मतलब बाहरी चक्र हो गया था कैलेक्स, दूसरा चक्र हो गया था कोरोला, तीसरा हो गया एंड्रोशियम, चौथा होता है गाइनोशियम। तो ये तीसरा चक्र है पुष्प में। देखिए ये अंदर की ओर होते हैं, ये कैलेक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, और ये जो दिख रहा है आपको ये जो है एंड्रोशियम है, ये जो मेल पार्ट है, और इसके अंदर में ये जो है ये फीमेल पार्ट है। इसकी बात बाद में करेंगे हम। एंड्रोशियम की बात करते हैं, मेल पार्ट की, स्टेमन की। तो इसको उठा के हम यहाँ पे ले गए। यहाँ पे ले जाके हमने देखा कि स्टेमन के जो है 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हो गया ये आपका फिलामेंट जो जोड़ने का काम करता है, इसको तंतु कहते हैं। दूसरा हो गया ये आपका एंथर हो गया। और अब एंथर को उठा के अपन यहाँ ले चलें इस एंथर को, तो अपन देखेंगे कि इसमें जो है ये देखिए एक पूरी संरचना है, जिसे हम समझाने के लिए आधा अगर काट के देखें ऐसा, ये देखिए काटते हैं इसको 2 पार्ट, एक ऊपर का पार्ट अलग कर देते हैं, नीचे का पार्ट। तो इसमें देखिए परागपुट कहते हैं इसको, ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं आपको, इसको परागपुट या पॉलन सैक्स कहते हैं।
और इस पॉलन सैक्स के अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स परागकण जो होते हैं ना, परागकण और पॉलन ग्रेन्स जो परागकण होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। और वास्तविक जो मेल गेमिट होता है वो यही होता है, परागकण ही। परागकण वास्तविक मेल गेमिट होता है जो जाके फीमेल गेमिट में मिलता है और बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन आप इतना बस समझ लीजिए अभी कि ये जो एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन सैक्स होते हैं, परागपुट, और पॉलन सैक्स के अंदर ही जो है पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स किसी न किसी माध्यम से फीमेल पार्ट में जाते हैं और निषेचन का काम करते हैं, परागण का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हम पुष्प के मादा भाग के बारे में बात करते हैं। मादा भाग को हम जायांग या गायनोशियम कहते हैं। तो देखते हैं यह जो पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है, ये पुष्प के चौथा और सबसे अंदर स्थित होता है। बाहर हम देखें कैलेक्स, उसके बाद हो गया कोरोला, कोरोला के बाद हमने देखा एंड्रोशियम जो मेल पार्ट होता है, उसके बाद ये गायनोशियम की बात करें जो सबसे अंदर की ओर स्थित होता है। इसे हम देखें तो ये मुख्यतः देखिए इस संरचना को उठा के हम यहाँ ले जाते हैं तो मुख्यतः 3 पार्ट से मिलकर बनी है। सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग दिख रहा है इसे हम ओवरी कहते हैं, और ये जो डंडा दिख रहा है ये जो जोड़ने का काम करता है इसे हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे जो ऊपर का भाग है इसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका का सबसे अगला हिस्सा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। सबसे नीचे का पार्ट हमने दिखाया आपको ओवरी। ओवरी के अंदर जो है ये ओव्यूल्स पाए जाते हैं। देखिए ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स जो है वो अंडाणु होते हैं, और अंडाणु जो है वो जो पॉलन ग्रेन्स जो निकलते थे, पॉलन ग्रेन्स कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इस माध्यम से यहाँ तक पहुंचते हैं, इस ट्यूब के माध्यम से, और उसके बाद यहीं फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है पॉलिनेशन के बाद। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इसमें फ्लावर के पार्ट्स में आपको इतना ही समझना जरूरी है बस। फीमेल पार्ट है, इसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसमें चिपचिपा पाया जाता है, ताकि जो भी पॉलेंस आ रहे हैं ना बाहर से, जितने भी पॉलेंस बाहर से आ रहे हैं मेल पार्ट से, ये देखिए ये जो इसमें से पॉलेंस निकल के आ रहे हैं तो इसको ये जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, मतलब जल्दी से इसमें चिपक जाएं, ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए ऊपर का हिस्सा इसमें चिपचिपा पाया जाता है। हमने जो फीमेल पार्ट में ओवरी देखा, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। हमने बताया ओव्यूल पाया जाता है जो ही मुख्यतः निषेचन का काम करवाएगा, फर्टिलाइजेशन का काम करवाएगा। तो ये जो है अंडाकार होता है, आप देख लीजिए इसमें आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए ये अंडाकार होता है, अलग से दिख रहा है। तो देखिए हमने आपको ओवरी बताया, जैसे मान लीजिए फ्लावर का ओवरी है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, और जिस वृंत से ओवरी और ओव्यूल जुड़े रहते हैं ना, ये देखिए इसे फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत बोलते हैं। अब देखिए इसे आप ध्यान से समझिएगा, फ्यूनिकुलस तो आप समझ गए होंगे, अब उसके बाद मैं आपको हाइलम समझा रहा हूँ। जैसे देखिए ये आपका हो गया ओवरी, ओवरी में बीजांड आसन हो गया, ये बीजांड आसन के ऊपर में ये ओव्यूल लगा हुआ है आपका, मतलब बीजांड लगा हुआ है। अब जो जिस स्थान पर ये जो बीजांड है ना, ये बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ है। बीजांड वृंत मतलब फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस से जो जिस स्थान पर जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलर स्थान होता है, देखिए ये, इसे हम हाइलम कहते हैं। ये हाइलम आप समझ गए। अब देखिए ये जो बीजांड वृंत है, ये बीजांड वृंत हो गया, इसको अपन बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ये फ्यूनिकुलस देखिए आगे जाता है, आगे ऐसे बढ़ता है, और ये देखिए यहाँ पे जो बीजांड से मिलके एक स्थान बनाता है। बीजांड मतलब ये देखिए ये बीजांड से मिल गया, यहाँ पे ये एक स्थान बनाएगा जिसे हम रेफे कहते हैं। देखिए ये रेफे हो गया आपका, अलग से दिख रहा है। ये फ्यूनिकुलस यहाँ से निकला, यहाँ से आगे बढ़ा, ये जहाँ से लगा है इसको हम हाइलम कहते हैं। ये फ्यूनिकुलस हो गया, और ये आगे बढ़ के एक स्थान बनाता है बीजांड से मिलके, जिसे हम रेफे कहते हैं। अब देखिए ये सब आप बाहरी हिस्सा समझ गए। अब हम बीजांड के अंदर आ गए हैं। देखिए तो ये जो बीजांड है मान लीजिए, इसके अंतर्गत जो ये है मुख्य जो इसका सिस्टम है, ओव्यूल के हम अंदर आ गए हैं मान लीजिए। ओव्यूल के अंदर जो इसका मेन पार्ट होता है उसको हम न्यूशेलस कहते हैं। देखिए ये मेन पार्ट जो भरा हुआ है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे फर्टिलाइजेशन में। तो ये देखिए ये जो सिस्टम है इसको हम न्यूशेलस कहते हैं। और ये जो न्यूशेलस है ये 2 भागों से मिलकर ढका होता है। देखिए आप अच्छे से देख पाएंगे, ये देखिए ये इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं जिन्हें। तो एक जो अंदर का हिस्सा होता है ना, अंदर के हिस्से से जहां पे घिरा हुआ है उसको इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, और जो बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का आवरण है, इसको आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट 2 पार्ट में ढका रहता है न्यूशेलस। ध्यान रखिएगा, आप डायग्राम से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए कुछ हिस्सा आप डायग्राम में देख पाएंगे, कुछ हिस्सा इसका ऐसा रहता है जो ढका नहीं रहता। देखिए जैसे ये इंटेग्यूमेंट है ना, ये इंटेग्यूमेंट यहाँ पे नहीं है। देखिए ये इंटेग्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से वापस मुड़ गया, और जो हिस्सा बच गया, देखिए ये जो खाली हिस्सा बच गया है, ये इसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। और इसको माइक्रोपाइल के जो विपरीत हिस्सा होता है, देखिए माइक्रोपाइल यहाँ पे है, ये इधर है, इसका जस्ट विपरीत हिस्सा जो होगा ऊपर की ओर, इसको हम चलेजा बोलते हैं। देखिए ये हिस्सा, इसको हम चलेजा बोलते हैं। अब मैं ये जो ओव्यूल है आपको दिखा रहा हूँ, इस ओव्यूल के अंदर जो है एम्ब्रियो सेक होता है। ये देखिए
ओव्यूल के अंदर जो भरा होता है एम्ब्रियो सेक भरा होता है, और इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सेक जो है इसके अंदर जो है मादा युग्मक या अंडाणु उपस्थित होता है। मतलब मेन काम वही करेगा, जो हमारा पराग कोष आएगा ना, बाहर से जो आएगा पराग कोष, वो पराग कोष जाके इसी से मिलेगा, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। फर्टिलाइजेशन में इसे और डीपली समझाऊंगा, लेकिन आप पार्ट्स में समझ लेंगे तो आपको उसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और एम्ब्रियो सेक के अंदर ये जो होता है आपका युग्मक या अंडाणु होता है, जो गैमेट्स होता है, फीमेल गेमिट, ये जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तब ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है, और जो एंथर जो पराग कोष आता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन, उसके द्वारा ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक नए बीज का, नए फल का निर्माण होता है। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा, कुछ ऐसा सिस्टम होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, इसे समझ लीजिएगा, इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है। इसे आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे इसी तरह की वीडियो लेके आपके पास आता रहूँगा, बने रहिए चैनल पे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।